हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी अदर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनमें जो भी करंट अपडेट आता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो कल का अभ्यास प्रश्न था। इसमें पूछा गया था, रीवा में हाल ही में एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस परियोजना का जो उद्घाटन था वो मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये बात भी आप लोगों की जानकारी के लिए रहनी चाहिए कि जो इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा पहला स्टेटमेंट था, इसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यानी कि RUMSL ने विकसित किया है। दूसरा स्टेटमेंट था कि इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। और तीसरा स्टेटमेंट था हमारा कि इस परियोजना से प्रति वर्ष 16 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा, यानी कि इस परियोजना से लगभग प्रति वर्ष 16 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड या कि CO2 के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला था केवल 1, दूसरा था केवल 2, तीसरा था 1 और 3 और चौथा था हमारा 1, 2 और 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इसके जो भी ये उद्घाटन किया गया है अभी सौर ऊर्जा परियोजना का, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमारे 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। बात करें तो इसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 750 मेगावाट है और इससे लगभग प्रतिवर्ष क्या होगा कि 16 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि रोका जा सकेगा। तो ये हमारे तीनों ही स्टेटमेंट एकदम राइट है। और आप में से सत्या जी ने और बीकम IAS ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। और जो भी नहीं देते हो आप लोग भी कोशिश किया करिए देने की, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन रहते जो अभ्यास प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आपको आसानी रहती है। यदि आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप हर एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके व्याख्या की। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा में 10 जुलाई को एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो जो रीवा जिला है और संभाग भी है, ये कहाँ का है, MP का है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रीवा में 10 जुलाई को एशिया की, यहाँ पे एशिया की बात की गई है, अपने देश की नहीं, तो इसको ध्यान में रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस सौर ऊर्जा पार्क को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी कि MPUVNL और सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CSECI ने के संयुक्त उपक्रम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यानी कि RUMSL ने 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया था। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो रीवा सौर परियोजना से प्रति वर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन को रोका जाएगा, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे पहला है विधु पी नायर को, और दूसरा है हमारा विक्रम दुरई स्वामी को, और तीसरा है हमारा रीवा गांगुली दास को, और हमारा चौथा है रुद्रेंद्र टंडन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विधु पी नायर को। इसमें हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा गया है कि नाबार्ड ने
अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? तो पहला है इसमें खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, दूसरा है डिजिटल फैशन वीक, और हमारा तीसरा है डिजिटल चौपाल, और चौथा है ई कन्विक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये जो संस्थान है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, तो इसको बताना है आप लोग कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा इसका राइट आंसर होगा तो डिजिटल चौपाल होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि व्याख्या की बात करें तो बताया गया है कि एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पहल के कारण दूसरे प्रदेशों से गांव वापस आए मजदूरों के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नाबार्ड ने जल समस्या के मद्देनजर जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों के लिए एक स्प्रिंग सेट आधारित वाटरसेट परियोजना की मंजूरी दी है। नाबार्ड के अनुसार लेह में 3 कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की परियोजना से भविष्य में अप्रैल मई के दौरान स्थानीय लोगों को सिंचाई हेतु आने वाली मुश्किलों से निजात मिलेगी और इससे 1643 ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? तो यहाँ पे पहला है 5, दूसरा है 9 और या कि 4 या 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो 9 जज हैं, तो यहाँ पे उनको नियुक्ति करने की बात की गई है। तो इसमें व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी जो है अपना सर्वोच्च न्यायालय है, तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी है। इस न्यायाधीशों में जस्टिस मंजिरी नेहरू कौल और जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोगा, जस्टिस मनोज बजाज, जस्टिस ललित बत्रा और जस्टिस अरुण कुमार त्यागजी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें और कौन एक जस्टिस है, जस्टिस हरनरेश सिंह गिल शामिल हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 9 जस्टिस हैं इनको क्या बात की गई है कि जो है ये पहले कॉलेजियम में काम करते थे लेकिन अब इनको स्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसमें से है निमोनिया, दूसरा है थायराइड, तीसरा है चेचक और हमारा चौथा है कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि टीके के लिए विशेषज्ञ समिति यानी कि SEC की मदद से DCGI ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की और न्यूमोनिकल पॉलीस्कराइड कांजुगेट टीके को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी। यह टीका इंजेक्शन की मदद से लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस टीके का उपयोग निमोनिया से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने DCGI के टीके के पहले, दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भारत में करने की मंजूरी ली। इसका ट्रायल गाम्बिया में भी हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें पहला है विक्रम दुरईस्वामी, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा है नरेश अग्रवाल और हमारा चौथा है मोहन त्रिपाठी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम दुरईस्वामी। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि राजनयिकों की नियुक्ति में बदलाव के तहत भारत सरकार विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। 1992 IFS अधिकारी दुरईस्वामी फिलहाल अतिरिक्त सचिव के तौर पर तैनात हैं। वह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैश्विक संगठनों की जिम्मेदारी संभालते हैं।
इससे पहले वह भारत प्रशांत मामले देख रहे थे। वे 2012 से 2014 तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी प्रभाग के संयुक्त सचिव पद पर भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है पत्रिका द लैसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला है कि 1.09 अरब, दूसरे में है 1.6 अरब और तीसरे में है 1.2 अरब। ठीक है, और हमारा जो चौथा है इसमें बताया गया है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.09 अरब। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बात की गई है वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारत में 2048 में आबादी बढ़कर करीब 1.6 अरब हो सकती है और फिर 2100 में इसमें 32% तक की गिरावट के साथ यह घटकर लगभग 1.09 अरब रह सकती है। पत्रिका द लैसेंट में प्रकाशित अध्ययन में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी से लिए गए आंकड़े का इस्तेमाल किया गया और भारत, अमेरिका, चीन तथा जापान सहित 183 देशों के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आबादी, उनकी मृत्यु दर, जन्म दर तथा प्रवासन दर का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया। अध्ययन के अनुसार भारत में 2017 में कार्य की उम्र वाले वयस्कों की आबादी 76.2 करोड़ थी, जो 2100 में घटकर करीब 57.8 करोड़ रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हमने हाल ही में बांग्लादेश का देखा है यहाँ पे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है अफगानिस्तान का जो नया राजदूत है तो किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें अफगानिस्तान के नए राजदूत की, तो इसका है रुद्रेंद्र टंडन, दूसरा है निखिल गोस्वामी, तीसरा है राहुल सचदेवा और हमारा चौथा है विक्रम त्रिपाठी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रुद्रेंद्र टंडन। यहाँ पे इसकी व्याख्या की बात करें तो बताया गया है कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर होगी, यानी कि जो हमारे रुद्रेंद्र टंडन जी हैं वो किसका स्थान ले रहे हैं, विनय कुमार जी का ले रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ के अब राजदूत नियुक्त किए जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान के। उसके बाद हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे पहला है 2 वर्ष और दूसरा है हमारा 7 वर्ष, तीसरा है हमारा 10 वर्ष, चौथा है हमारा 5 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के संबंध में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में तकरीबन 690 मिलियन लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि यह संख्या वर्ष 2018 से 10 मिलियन अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अपने सभी रूपों में कुपोषण का बोझ विश्व के सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में लैसेंट द्वारा कितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 21 तक मतलब कि 2100 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे पहला है हमारा 150, दूसरा है 120, तीसरा है 195 और चौथा हमारा 135। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 195। और इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो बताया गया है यहाँ पे कि लैसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 2048 में भारत की जनसंख्या विश्व की सर्वाधिक होने का अनुमान है। ठीक है, यानी कि अभी दूसरे नंबर पे है भारत जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन बताया जा रहा है लैसेंट के अनुसार कि जो भी वहाँ लैसेंट पत्रिका उसमें जो अध्ययन किया गया है कि वर्ष 2048 तक यहाँ की जनसंख्या हो सकता है कि सबसे ज़्यादा पहुँच जाए, यानी कि
फर्स्ट नंबर पे आ जाए, जो कि वर्ष 2017 की 1.38 बिलियन जनसंख्या से बढ़कर 1.6 बिलियन हो जाएगी। वर्ष 2100 में भारत की जनसंख्या 1.09 बिलियन अनुमानित की गई है। अध्ययन के अनुसार वर्ष 2100 में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ठीक है, यानी कि अध्ययन के अनुसार क्या बात की गई है कि जो भारत है वो 2100 तक विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो सकता है। और यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इसमें कितने देश शामिल हैं जिसका ये लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो 195 कंट्री हैं जो कि इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहला है इसमें एशियाई विकास बैंक, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक, और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ये भी क्वेश्चन है, आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये आप लोग बताओगे। और जो एशियाई बैंक है यानी कि एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि जो नाबार्ड की अभी हमने बात की थी, और ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ही नाबार्ड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त होने जा रहा है। चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले अशोक लवासा केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय सचिव थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। यहाँ सबसे बड़ा निवेशक देश है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला होगा अमेरिका, दूसरा है हमारा जर्मनी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है चीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आई होप कि आप सभी लोग इसका आंसर दोगे। और बीच में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन जो भी आते जा रहे थे उनमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो उनका भी आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप लोगों से नहीं बनता होगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा वहाँ पे, और उसके बाद आपसे फिर वो कभी नहीं भूलेगा और आपसे अच्छे तरीके से बनने भी लगेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप इसका राइट आंसर दें। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो आप सभी, ऑल द बेस्ट।